हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र 2023 की लेटेस्ट एडिशन, और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी को। और बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे विटामिन और पोषण। इससे पहले हम लोगों ने सारी क्लासेस को डिस्कस कर लिया है। लगभग 10 से 12 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सारी क्लासेस को भी नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए चैनल के अंदर, और वहाँ पे आपको बायोलॉजी की पूरी क्लासेस सिस्टमैटिक मिलेंगी। साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी 10-11 क्लासेस हैं। इंडियन ज्योग्राफी की भी 10 से 15 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इन सभी क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हो। बस चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स के सेगमेंट को भी आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि यूपीएससी 2024 के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए आप टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हो। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा, इन सभी की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हैं। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आने के बाद और तेज़ी से टेस्ट सीरीज को शुरू कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें और फास्ट की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज के चैप्टर के बारे में। और आज हमारा चैप्टर है विटामिन और पोषण। तो विटामिन और पोषण से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको व्याख्या के तौर पे पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा जरा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आसानी से दिखे और समझ पाए आप लोग विटामिन और पोषण। तो देखते हैं क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण, विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, एक होते हैं गौण पोषक पदार्थ और एक होते हैं प्रमुख पोषक पदार्थ। तो अक्सर ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ नहीं है, यानी कि मानव के लिए कौन सा पोषक पदार्थ उतना आवश्यक नहीं है जितना होना चाहिए। तो मुख्य पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन, लिपिड को ही हम लोग वसा भी कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण मतलब खनिज लवण, और विटामिन। 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से ही प्राप्त करते हैं। ध्यान देना, सभी जंतु मानव सहित क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, जो भोजन प्राप्त करते हैं तो उनके माध्यम से उन्हें ये मिलता है। और इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि जल की जो वैल्यू होती है वो H2O होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कार्बन नहीं होता है। और खनिज लवण में भी किसी भी प्रकार का कार्बन नहीं होता है। बाकी सारे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, इन सभी में आपको कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेगा। कार्बन का विघटन यहाँ पे होता है, कार्बन चक्र यहाँ पे फॉलो करता है। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं ये प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है, यानी कि जो आपको एनर्जी देते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और वसाएं होती हैं, फैट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको बहुत तेजी से एनर्जी की जरूरत है अचानक से, तो आप एक कोई भी तली हुई भनी हुई चीज जैसे कि समोसे खा लीजिए, ब्रेड पकौड़े खा लीजिए या नूडल्स खा लीजिए। ये जो चीज़ आप खाएंगे तो आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। लेकिन वहीं आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब चीज़ें अगर खाएंगे तो शायद थोड़ी सी कम एनर्जी मिले या जल्दी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स और वसाएं क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। वहीं प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, जो हमारे टिश्यू बनते हैं, जो हमारे सेल से टिश्यू, टिश्यू से बॉडी ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में हमने पूरा डिटेल से पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो हमने पढ़ा था, जिसमें आपने राइबोसोम पढ़ा था, जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है राइबोसोम को। वहीं गोल्जी बॉडी वगैरह ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बात करते हैं विटामिन, जल, खनिज लवण, ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। उपापचयी क्रियाओं का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है भोजन का बड़े से छोटे टुकड़ों में टूटना और छोटे से बड़े टुकड़ों में इकट्ठा होना, अर्थात कि इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, भोजन का उपापचय करना। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में जो हमें मिलता है 1:2:1, यानी कि 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स, अर्थात उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च भी कह देते हैं, इसको हम लोग मंड भी कह देते हैं, यानी कि भोजन, और इसी को सामान्य भाषा में हम लोग भोजन भी कहते हैं। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो एक यौगिक कार्बन का होता है, 2 यौगिक हाइड्रोजन के होते हैं और 1 यौगिक ऑक्सीजन के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं CH2O। ठीक है, ये कार्बन होता है या कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होता है। 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया।
तो ये पूछा जाता है कि विटामिन के बारे में किसने सबसे पहले बताया, तो कैसिमिर ने, और विटामिन शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही सर्वप्रथम किया था। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनको 2 श्रेणियों में रखा गया है। कुछ विटामिन्स होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमारे वसा में घुलते हैं। तो जो जल में घुलने वाले विटामिन्स होते हैं उनको हम बीसी कहते हैं, यानी बी और सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलते हैं। इसीलिए जब आप नींबू देखोगे, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। आंवला क्या होता है, खट्टा होता है। ये विटामिन सी होती है, तो ये आपकी जल में घुलनशील होती है। वहीं वसा में जो घुलनशील होती है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसको कहते हैं कि एडक, ADEK। विटामिन एडक जो होती है वो वसा में घुलती है, और विटामिन BC ये जल में घुलती है। विटामिन्स को सहायक आहार कारक कहा भी जाता है, मतलब कि ये भोजन को पचाने में एक आहार के फैक्टर के रूप में सहायक का काम करते हैं, यानी असिस्टेंट का काम करते हैं। और इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। लैक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा होती है। लैक्टोज क्या होती है, एक प्राकृतिक शर्करा होती है, और यह एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और इसकी हल्की मिठास का कारण है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और इसी प्रकार से कैसीन भी क्या होता है, एक फास्फोप्रोटीन होता है। कैसीन जो कि दूध में पाया जाता है, और इसकी उपस्थिति के कारण ही दूध क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। अदरवाइज जो भी हमारे जानवर हैं जो दूध देते हैं, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, या और भी जो जानवर जो दूध देते हैं, उनका दूध क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और सफ़ेद क्यों होता है, कैसीन उपस्थिति होती है, क्योंकि कैसीन नाम का एक फास्फोप्रोटीन इसमें पाया जाता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति में होता है। आप देखेंगे कि गाय का जो दूध होता है वो हल्का पेल येलो मतलब हल्का पीले रंग का होता है, और भैंस का जो दूध होता है, बकरी का जो दूध होता है, भेड़ का होता है, ये सब बहुत वाइट होते हैं। तो गाय के दूध में हल्का पीलापन क्यों होता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दूध पी रहा है, और उस दूध को पचाने के लिए उसके लिए एक एंजाइम चाहिए उसे, जैसे भोजन को पचाने के लिए। क्योंकि मैंने ये पोषण तंत्र के बारे में बताया था, जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भोजन को पचाने के लिए आपको एंजाइम की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम नहीं होते तो आप जो भी कुछ खाते वो पचता नहीं, आपको गैस बनती, एसिडिटी होती, और हो सकता है लगातार इस प्रक्रिया से आपकी मौत भी हो जाती। तो दूध की प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा होता है, रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्धठोस और कम घुलनशील कैल्शियम पैराकेसिटिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। तो यही क्या करता है, रेनिन क्या करता है, दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को क्या करता है, ठोस कर देता है। थोड़ा थोड़ा ठोस होने का मतलब जो दूध लिक्विड फॉर्म में था वो दही के रूप में जम जाता है, और शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है। अच्छा, यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया। आपसे एक छोटी सी जानकारी देनी थी कि अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे देख ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे और अदर पेपर्स की PDF और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, बाकी आपसे ग्रुप डिस्कशन, ये सभी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, जहाँ आप अपनी क्वेरीज को रखते हैं और वहाँ सॉल्यूशन भी उसका किया जाता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। ध्यान देने वाली बात है कि शिशुओं में जो जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, यानी कि जो रेनिन होता है, यह छोटे बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादातर अपना जीवन लगभग 4 से 5 साल तक दूध पर ही ज़्यादा बिताते हैं। मतलब बचपन में बच्चा जब पैदा होता है तब वो माँ का दूध पीता है। माँ का दूध पीने के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद वो बाहर का दूध, अर्थात गाय का दूध, भैंस का दूध, इन सब के दूध को पीने लगता है। लेकिन उसकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो उस दूध को पचाने में सक्षम नहीं होते हैं, इसीलिए उसके शरीर में रेनिन नाम का एंजाइम पाता है। तब वो इन दूध को पचा लेता है, उल्टी नहीं करता है, बाहर नहीं फेंकता है, क्योंकि उसके अंदर आपको रेनिन नाम का एक पाचक एंजाइम मिलेगा। लेकिन वयस्कों में इसका अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वयस्क लोगों की जो बॉडी ऑर्गन्स है वो इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो किसी भी प्रकार के भोजन को पचा सकते हैं, और दूध को भी। हालांकि दूध को जो दही बनता है या खट्टा होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूध से अगर वो दही में कन्वर्ट हो रहा है तो दूध में हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को डालते हैं, जिसकी वजह से दूध क्या होता है, दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और यह खराब या खट्टा होता है। हालांकि खराब खट्टा नहीं कहता, उसे दही के रूप में कहते हैं, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है।
ये मिल्क शुगर, दूध की जो मिठास होती है लैक्टोज, को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है और जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है अर्थात दही। तो दूध से दही, छाछ, पनीर निर्माण कार्य इन जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है। अब बताइए, दही और छाछ ये दोनों ही खट्टे होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन दही भी ठोस हो जाती है, पनीर भी ठोस हो जाता है। इसका मतलब दूध से दही, छाछ, पनीर, घी इन सब का निर्माण करने के लिए लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन क्या होता है? जटिल नाइट्रोजन युक्त एक कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जल और खनिज लवण इन दोनों में ही बस कार्बन नहीं होता, बाकी सभी जो घटक होते हैं उन सब में कार्बन आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोटीन का गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है। जबकि हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है उसमें 1:2:1 अर्थात कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 इनका संयोजन देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन प्रोटीन में इन तीनों के अलावा आपको नाइट्रोजन को भी ऐड करना होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। और प्रोटीन क्या करते हैं? ऊतकों के निर्माण, मरम्मत, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनका निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजन इकाइयां या एकलक होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयां या एकलक होते हैं। प्रकृति में अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। यानी जो प्रोटीन बनते हैं उसके लिए जो अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट होते हैं, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल, वो केवल और केवल लगभग 20 प्रकार के ही होते हैं। इनमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं, और ये अनानिवार्य यानी कि नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 10 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव भोजन से प्राप्त करता है, भोजन में बनते नहीं है बल्कि भोजन से प्राप्त करता है, और इसलिए ये अनिवार्य अंग होते हैं यानी एसेंशियल होते हैं। तो 10 अमीनो अम्ल तो ऐसे हैं जो बॉडी में भी बन सकते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो केवल भोजन से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको एसेंशियल भी कहा जाता है। जैसे हिस्टिडीन, आइसोसोल्यून, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनियोलिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, अर्जिनिन, थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल और एस्पेरिजिन और सिस्टीन ये अनिवार्य यानी कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करेंगे अल्फा कैरोटीन की। तो अल्फा कैरोटीन भी क्या होती है? एक प्रोटीन का प्रकार होता है जो मैंने आपको आई थिंक लेक्चर नंबर 8 में आपको डिस्कस किया था। अल्फा कैरोटीन जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है, और यह कैरोटीन का एक प्रकार होता है। टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रीनेलिन यानी एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनेलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करता है। जो टायरोसिन होता है वो हमारे शरीर मस्तिष्क में क्या करता है? एड्रीनेलिन, नॉन एड्रीनेलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त इस दूध में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। इसलिए दूध को पूर्ण आहार अर्थात कि कंप्लीट डाइट भी कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। फिर चाहे वो बच्चा हो जो दूध पीकर ही बड़ा हो रहा, या फिर वो बुजुर्ग हो जो दूध के साथ दवाई भी खाता है। तो हर उम्र के व्यक्ति को दूध की आवश्यकता होती है, और दूध हर एक उम्र का व्यक्ति पचा सकता है। जबकि वही आप नॉनवेज देंगे अगर किसी छोटे बच्चे को, 2 साल 2.5 साल के बच्चे को, तो शायद वो ना खा पाए। अगर वो खा भी लेगा तो पचा नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला यानी स्तनपान कराने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अब सामान्य क्रियाशील महिला का मतलब क्या है? जो या तो माँ नहीं है अभी, या फिर जो बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, या गर्भवती नहीं है, ऐसी महिलाओं को सिंपली 40 से 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन जो महिला गर्भवती हो गई है, यानी जिसके बॉडी के अंदर एक छोटा बच्चा जन्म ले रहा है, और
या फिर कोई ऐसी महिला जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो उनको अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन लगभग 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो देखिए 45 से सीधे काफ़ी बढ़ गया। मंड या स्टार्च तथा सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव होता है, लेकिन सेल्यूलोज को पचाने में मनुष्य या जीव जंतु सहायक नहीं, मतलब आसान नहीं होता इनको ये पचाने में, जबकि मंड या स्टार्च का पाचन कर सकते हैं हम। और यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक होता है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देने लगता है। जो स्टार्च होता है वो आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज की बात करेंगे तो सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। और पादप के बीजों तथा फलियों में स्टार्च अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसी अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो उसे अमीनो एसिड चाहिए, जो अनिवार्य रूप से जिन्हें वो भोजन से ही प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरीके से वसा के जो अम्ल होते हैं वो भी कोशिकाओं से हमारे संश्लेषित नहीं होते हैं। जैसे लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेइक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल हैं, एसेंशियल फैटी एसिड हैं। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेइक अम्ल मिलता है, अलसी या तीसी में पाया जाता है। और अल्फा लिनोलेइक अम्ल का एक ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी ओमेगा 3 वसी अम्ल है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। और इसीलिए हमसे कहा जाता है कि आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। काजू, बादाम और पिस्ता में सबसे अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जो व्यक्ति इसका रेगुलर सेवन करता है, उसकी जो नसें होती है ना, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें वहाँ पे ब्लड नहीं जमता है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, जिससे पैरालिसिस अटैक नहीं होते हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। अगर आप सक्षम है खरीदने में तो कम से कम डेली 2 से 3 बादाम, काजू जरूर खाना चाहिए। आगे देखते हैं अनसैचुरेटेड फैट होता है, यानी असंतृप्त एक वसा होती है जिसको अनसैचुरेटेड और संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। जो असंतृप्त वसा होती है वो संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। इनके परमाणु में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बॉन्ड यानी डबल जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं, और संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं पाए जाते हैं। बहु असंतृप्त वसा अम्ल यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफी तीव्र हो जाती है, जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, और इसके परिणामस्वरूप मनुष्य में संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। और बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व होता है। सूरजमुखी की बात करेंगे, जो सनफ्लावर होता है ये एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है, और ये आवृत्त बीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। और ज्ञातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। तो यहाँ से आपने समझा कि जो संतृप्त वसा होती है उससे बेहतर होता है कि आप असंतृप्त वसा का प्रयोग करिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए बेहतर होता है, स्वास्थ्यकर होता है, लाभकारी होता है। ट्रांस फैट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2 टाइप्स होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल। ट्रांस फैट का उपभोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। यानी कि लो डेंसिटी जिसमें होती है कोलेस्ट्रॉल की, और एक हाई डेंसिटी जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। प्रायः पशु उत्पन्न वसा तेल या हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस फैट होते हैं। तो जो पशु से उत्पन्न होते हैं, जैसे किसी जानवर के मांस से जो बनाया जाता है, उसकी मांस स्किन से जो ऑयल निकलता है उससे अगर कोई तेल बन रहा है, या हाइड्रोजन की प्रक्रिया के माध्यम से तेल बन रहा है, तो दोनों ही हमारे लिए ट्रांस फैट हो जाएंगे, जो हमारे बॉडी में एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी वाले जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर नुकसान ज़्यादा उठाता है। तो ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला वसा है, कई एक प्रकार है, और हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है, यानी कि फैटी सेल के रूप में संचित होता है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, क्योंकि अब हम कुछ प्रोटीन और विटामिन के बारे में जानेंगे, उनके सोर्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ विटामिन हैं और उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो जरा सा मैं इसे जूम कर लूँ ताकि आपको दिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में भी अब। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विटामिन पढ़ेंगे
और उनसे होने वाले जो रोग होते हैं, अगर विटामिन कम रहेगी आपके बॉडी में, और उसको रोग को दूर करने के लिए, विटामिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको किस प्रकार के भोजन करने चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला है विटामिन ए, और इसका वैज्ञानिक नाम जो अक्सर मिलान करने के लिए आता है, तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रतौंधी, यानी आंखों की रोशनी कम हो जाना। जीरोप्थेलैमिया होता है, संक्रमण बढ़ने लगता है, त्वचा की कोशिका में भी परिवर्तन होने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ए से सबसे अधिक होता है रतौंधी रोग, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इस कमी को आप दूर कर सकते हो गाजर खा के, हरी सब्जियां खा के, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये सभी खाकर आप अपने बॉडी में विटामिन की कमी को दूर कर सकते हो। विटामिन बी1 की बात करेंगे तो इसे थायमिन कहा जाता है, और इससे बेरी और वृद्धि रुकना, हमारे जो शरीर की वृद्धि होती है, जो हाइट होती है, वो रुक जाती है। इसे दूर करोगे आप अनाज खा के, फलियां खा के, सोयाबीन खा के, दूध आदि खाकर। विटामिन बी2 की बात करेंगे तो इसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है, जिसे किलोसिस नाम की बीमारी होती है। और पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर आप इसे दूर कर सकते हो, जैसे पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, सलजम हो गया, और बहुत सारे साग होते हैं, इनको खाकर। विटामिन बी3 की बात करेंगे तो नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, जिसके माध्यम से चर्म रोग होते हैं, यानी कि पेलाग्रा होता है, ये ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां, इनसे दूर होगा। विटामिन बी5 की बात करेंगे तो पेंटोथिनिक अम्ल, जिससे चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होती है, और बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं कम उम्र में ही। तो अंडे, दूध, मांस, मूंगफली खाइए। विटामिन बी6 की बात करेंगे तो पायरोडॉक्सिन, जिसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन, इससे रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। और वहीं विटामिन बी7 की बात करेंगे, जिसको हम लोग बायोटिन कहते हैं, इसके माध्यम से चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि, हरी सब्जियां खाइए, फलियां खाइए, ईस्ट, मांस, अंडे खाएंगे आप इसके लिए। विटामिन बी12 की बात करेंगे तो साइनोकोबालामीन, जो कि घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां, मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करने से आपको ये बीमारी दूर हो सकती है। और विटामिन सी की बात करेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि मैंने आपको बताया था विटामिन बी और सी, ये दोनों ही किस में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील हैं। तो इससे स्कर्वी रोग होता है, जो हमारे मसूड़ों के रोग होते हैं, दांतों के रोग, जो पायरिया कहलाता है, इसको दूर करने के लिए आप आंवला, नींबू वंश के फल, यानी अब नींबू वंश का मतलब हो गया जो खट्टे फल होते हैं, जो नींबू की तरह हैं, टमाटर, सब्जियां, इन सब का प्रयोग कर सकते हो। विटामिन डी के लिए कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इससे सूखा रोग होता है अगर आपके बॉडी में इसकी कमी है। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टोमेलेशिया होता है, ऑस्टिमेलेशिया। मक्खन हो गया, मछली का तेल, अंडा आदि, और सूर्य के प्रकाश, यानी कहा जाता है अगर आपको विटामिन डी की कमी हो रही है तो आप सूरज से प्रकाश लीजिए, सूर्य की रोशनी, स्पेशली सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अगर आप लेते हैं, 5 से 8 बजे के बीच में, तो जो सूर्य की रोशनी आपकी बॉडी में प्रवेश करेगी, उससे विटामिन डी की कमी दूर हो सकेगी और आपकी हड्डियां मजबूत हो सकेंगी। विटामिन ए की बात करें तो टोकोफेरॉल, जो कि जनन क्षमता की कमी करता है, जननांग और पेशियां कमजोर करता है। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन, इसका प्रयोग करिए इसके लिए। वहीं विटामिन के की बात करेंगे तो नेफ्थाक्विनोन होता है, चोट पर रक्त का थक्का न जमना, जैसे अगर चोट लग गई और आपकी ब्लीडिंग होने लगी, तो चोट लगने पर जब, या कहीं हाथ कट जाने पर, या पैर वगैरह कट जाता है, कट लग जाता है, तो जो ब्लीडिंग होती है वो लगातार होती रहती है, वो जमती नहीं है, मतलब ब्लीडिंग रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि विटामिन के की कमी होती है आपके शरीर में। और इसे दूर करने के लिए हरी सब्जियां खाइए, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, ये सभी इसमें सहायक होंगे। तो ये तो था दोस्तों छोटा सा विटामिन का चैप्टर, और अब हम इस पे एमसीक्यूज करेंगे, जहां से जो प्रश्न बनते हैं इसके पैटर्न को समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि, यानी नए ऊतक का मतलब पनीर जो प्रोटीन जो बनाता है, उसके लिए पनीर को खाना जरूरी होता है। इसीलिए जब आप जिम की एक्सरसाइज करते हैं तो जिम वालों क्या कहते हैं, ट्रेनर क्या कहते हैं कि आपको पनीर अधिक से अधिक खाना चाहिए, जिसकी आपकी बॉडी की मसल्स ज़्यादा बन सके। तो ये हो गया आपका सही उत्तर कि पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से ल्यूकोनोस्ट्रिक सिट्रावोरन द्वारा, किण्वन द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। तो अगला प्रश्न है आपका,
प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों से संबंधित है। तो प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता करता है, यह भी सही बात है। यानी आंतों की सुरक्षा के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ ये सजीव जीवाणु होते हैं जो जिंदा होते हैं, इसीलिए जितना आप डिब्बाबंद भोजन करेंगे, जैसे डिब्बाबंद लस्सी पीना, डिब्बेबंद दही को खाना, करी आइसक्रीम को खाना, जो डिब्बेबंद भोजन होते हैं उसमें सामान्यतः प्रोबायोटिक मिलता है। यानी बायोटिक का मतलब क्या होता है, जैविक घटक, और प्रो का मतलब हो गया एडवांस लेवल पे, जिसको हम पहले ही डाल देते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहां समझेंगे, प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य आंत्रफ्लोरा के अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस में सहायक होते हैं। उल्लेखनीय कि आंत्रफ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है और आंत्रफ्लोरा में लाभकारी व हानिकारक दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु आंत्रफ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं, कि ऐसा ना हो कि केवल हानिकारक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाए और हमारे लिए लाभदायक जो हानि जीवाणु है उनकी संख्या कम हो जाए। तो उसके लिए प्रोबायोटिक सबसे बेस्ट होता है। अगला प्रश्न है 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होता है कि प्रजैविक यानी कि प्रोबायोटिक्स जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रोबायोटिक ओनली सजीव जीवाणु के होते हैं, ईस्ट के नहीं होते हैं। ईस्ट जो कि फंगस होता है, कवक की श्रेणी में आता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। लेकिन जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो जीवाणुओं के बने होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो पहला कथन गलत हो गया यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आंसर। जीवाणु और ईस्ट दोनों के ही ये बने होते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। प्रतिजैविकों यानी कि प्रोबायोटिक्स में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं होते हैं, यही गलत है। क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रश्न में पढ़ा था आंत्रफ्लोरा। आंत्रफ्लोरा का मतलब क्या था, जो अरबों की संख्या में हमारे बॉडी में जो जीवाणु है, जो एक हानिकारक भी है और लाभदायक भी होते हैं। तो नैसर्गिक रूप से तो पाए जाते हैं, और यहाँ पे लिख रहा है कि नहीं पाए थे, इसका मतलब दूसरा गलत है। और प्रोबायोटिक्स दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं, तो ये भी बात सही है। इसीलिए ये दूध, दही, लस्सी, छाछ इनके डिब्बों में ज्यादातर मिलता है। तो 1 और 3 सही है, सी ऑप्शन। यहां आप देखेंगे कि प्रोबायोटिक्स ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका सेवन मानव शरीर हेतु लाभदायक होता है। प्रोबायोटिक्स में मुख्यतः जीवाणु और ईस्ट सम्मिलित होते हैं। उल्लेखनीय है कि खाने के अलावा इन प्रोबायोटिक्स का लेप भी मानव शरीर हेतु लाभप्रद होता है। प्रोबायोटिक्स में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नैसर्गिक रूप में हमारे शरीर के आंतरिक भागों में भी पाए जाते हैं, जिसमें आहार नली प्रमुख है। अतः कथन 2 गलत है, और यह प्रोबायोटिक्स दुग्ध में पाई जाने वाली लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस को बढ़ाते हैं और इस तरह दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक सिद्ध होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं, पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। तो आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा इसकी व्याख्या देख लीजिए कि ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द था, ये न्यूट्रिशन अर्थात तथा फार्मास्यूटिकल दोनों को मिलाकर बनाया गया, और इससे पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो विटामिन का इन्होंने आविष्कार किया था, फंक महोदय ने। और यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए के लिए मैकुलन, ये बात सही है। विटामिन सी के लिए जेम्स डिलेंट, यह भी सही है। विटामिन बी भी मैकुलन, लेकिन विटामिन डी पॉल मूलर, ये गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन कार्बन यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि अकार्बनिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमने केवल जल और खनिज लवण, किसकी किसकी बात की थी? खनिज लवण और जल, यही 2 होते हैं जो अकार्बनिक होते हैं। बाकी आपके विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वसा हो गई, ये सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो और आगे देखते हैं, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। और अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। जल में घुलनशील, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी ये घुलते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, एडेक नाम की जो विटामिन हो जाती है चारों, ये सभी वसा में घुलनशील होती हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग।
आरो यारो प्री 2014 का प्रश्न है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है? तो उसको विटामिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। और इस विचार को स्पष्ट करने वाले जो पहले विचारक थे, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक थे। और अगले प्रश्न को देखते हैं, देखिए किसमें आया हुआ प्रश्न है। ये पीसीएस प्रीलिम्स 2019 का लेटेस्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इस पे बात करेंगे अब हम लोग। यहाँ पर देखते हैं कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम इन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो अनिवार्य सूक्ष्म पोषक होते हैं ये तो हमें भोजन से लेने पड़ते हैं, लेकिन जो नॉन एसेंशियल होते हैं यानी कि नॉन अनिवार्य, ये कभी कभी हमारे बॉडी में खुद मिलते हैं या फिर हम भोजन से भी ले सकते हैं। तो आर गलत हो जाएगा, ए सही होगा। तो यही चीज हमने ऊपर डिस्कस की थी, इसीलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर, और अगला प्रश्न भी आप देखेंगे, यहाँ तो दिया नहीं, किस एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण कर सकता है? देखिए छोटी सी बात समझिएगा, सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है, बल्कि कुछ विटामिन वो भोजन से प्राप्त करता है, इसलिए पहला गलत हो गया। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। अब यहाँ पर देखिए उचित विकास की बात कर रहा है, यानी कि ग्रोथ की बात कर रहा है। हालांकि यहाँ पे प्रोटीन भी होना चाहिए था, लेकिन जब ए गलत हो गया आर सही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, डी है। यहाँ पे डी, ए गलत है, आर सही है। आरओ मेंस 2016 और पीसीएस प्री 2021 लेटेस्ट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। ये शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, इनकी कमी से हीनता रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है, और सभी विटामिनों का संश्लेषण हमारी बॉडी नहीं कर पाती है। कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 आदि मानव शरीर में संश्लेषित होती हैं, लेकिन कुछ भोजन से प्राप्त की जाती हैं। फिर देखेंगे प्री 2019 का जो प्रश्न था बीओ का, उसमें पूछा गया विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, बिल्कुल, जैसे विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, यह भी सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, यह भी सही है। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, यही गलत है, क्योंकि जल में जो घुलनशील विटामिन होती है वो बी और सी होती है, जबकि ए, डी, ई, के ये सभी जो विटामिन होती हैं ये वसा में घुलनशील होती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील होगी ए, डी, ई, के, जबकि बी और सी की बात करेंगे तो वो जल में घुलनशील है। यहाँ पूछा जा रहा है आरओ के मेंस 2021 में, बहुत आसान प्रश्न, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन जल में घुलनशील विटामिन बी भी है और विटामिन सी है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा। और यही सेम प्रश्न आपसे बीओ के एग्जाम 2019 में पूछा गया, फिर अगले वर्ष 2 साल बाद इसने रिपीट कर दिया ये प्रश्न। जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सी जल में घुलनशील विटामिन? तो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन के रूप में जानी जाती है। अरे ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है यार। हल्के मतलब इसे तो उसी के साथ से डील करो। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील कौन सा आएगा? बी और सी, यही दो होते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम प्रश्न रिपीट है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है और जबकि अन्य जल में, तो जल में कौन सी घुलती है? तो विटामिन बी और सी घुल जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातुएं होती हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वो कौन सी होती है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखें,
सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि ये बड़े होते हैं क्या, केवल पोटेशियम के बहुत बड़े स्रोत होते हैं ये, तो इसलिए जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें सेब जरूर खिलाना चाहिए। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है, इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है और सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण होता है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आहार में नियमित रूप से ताजे फल सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं ये व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि शरीर के जो मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट होते हैं चय अपचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बना देते हैं। फिर आगे देखते हैं हम, और यहाँ पर ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें लगभग 160 एमसीक्यूज हैं। तो अगर अभी भी मैं 160 एमसीक्यूज तक जाऊंगा तो लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास हो जाएगी, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको आज की क्लास में विटामिन के बारे में, ये आपको रिवीजन करना है और एमसीक्यूज भी करने हैं साथ में। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिका को बचाते हैं, और यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि जो मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं यानी सेल को डैमेज होने से बचाते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का जो है कि बहुत बड़ा रोल होता है। और कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।